चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट में जो मेन टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे सब कोई। पहला टॉपिक है पहला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा व्हाट इज एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेस्टेज। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ वेस्टेज, मतलब वेस्टेज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वेस्टेज दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद जो अगला टॉपिक वो आपका है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आप पढ़ोगे कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जिनके पास लाइफ है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक। जिनके पास लाइफ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? एबायोटिक। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो है आपका फूड चेन। क्या आएगा? फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा बोर्ड में आता है वो है 10% लॉ क्या होता है। क्या है आपका? 10% लॉ क्या होता है। और लास्ट में आप पढ़ोगे क्या? ओजोन लेयर। क्या पढ़ोगे? ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और लास्ट में आपका है वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स। कितने तरीकों से हम लोग वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर से हटा सकते हैं या वेस्ट को खत्म कर सकते हैं। देयर आर हाउ मेनी वेज फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। क्लियर है? तो मेन टॉपिक से जरा फटाफट रिवाइज करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। सेकंड क्या है हमारा? इकोसिस्टम। सेकंड क्या है? इकोसिस्टम। लेकिन उसके पहले एक और था, क्या था? टाइप्स ऑफ वेस्टेज। क्या था? टाइप्स ऑफ वेस्टेज। उसके बाद क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है? कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे? फूड चेन। फिर क्या पढ़ेंगे? फूड वेब। फिर क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फिर क्या पढ़ेंगे? 10% लॉ। फिर उसमें बाद आएगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या आएगा? और फिर आपको लास्ट में आएगा क्या? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और आपका आएगा वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो पहला टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। आवर एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग। आवर सराउंडिंग। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिख रहा है सराउंडिंग में, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। और जरा आप लोग सब सोच के देखो, हमारे चारों ओर कैसे चीजें आपको दिखती है, कैसी चीजें दिखती है आपको? दो तरीके की चीजें दिखती है, एक जिनके पास लाइफ है और दूसरा जिनके पास लाइफ नहीं है। इनके अलावा कोई और तीसरा चीज आपको दिख जाए तो बताइए। हमारे आसपास, हमारे चारों ओर हमको दो ही तरह की चीज दिखते हैं, एक जिनके पास लाइफ है, जो जिंदा है, और दूसरा जिनके पास लाइफ नहीं है। जिनके पास लाइफ है उनको हम बोलते हैं क्या? बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, उनके पास लाइफ है। और जिनके पास लाइफ नहीं है उनको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, जमीन जिसपे हम लोग रह रहे हैं, एयर, वाटर, विंड, सनलाइट, ये सब कौन सा कंपोनेंट है? फिजिकल कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट है? फिजिकल कंपोनेंट। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, ये सब कैसा कंपोनेंट्स है? बायोटिक कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स है। कैसा कंपोनेंट्स है? लिविंग कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। और इस एनवायरनमेंट में सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पे, ताकि जिसके कारण जो है हमारा नेचर जो है, हमारा एनवायरनमेंट जो है क्या होता है? बैलेंस्ड वे में काम करता है। कैसे काम करता है? बैलेंस्ड वे में। हमारा एनवायरनमेंट क्या है? बैलेंस्ड है। व्हाई इट इज बैलेंस्ड? बिकॉज ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? सो दैट आवर नेचर इज बैलेंस्ड। क्लियर है? तो आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारा सराउंडिंग। आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारा सराउंडिंग, यानी आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग में कितने तरह के चीजें होते हैं? दो तरह के। एक क्या? जिनके पास लाइफ है, जिनके पास लाइफ, जिनके पास लाइफ है उसको क्या बोलते हैं? लिविंग कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? लिविंग कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट। जिनके पास लाइफ नहीं है वो क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है? और दोनों तरह के कंपोनेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जिस कारण से हमारा नेचर क्या है? बैलेंस्ड वे में काम करे। कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? देखो वही लिखा हुआ है, टर्म एनवायरनमेंट मींस क्या? सराउंडिंग। आवर एनवायरनमेंट कंटेन्स फिजिकल सराउंडिंग, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? रेन, लैंड, वाटर, विंड, एयर, सनलाइट, एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। कौन कौन? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमारे इस एनवायरनमेंट में सारे फिजिकल सराउंडिंग्स यानी फिजिकल कंपोनेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्टिंग का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है, एक दूसरे का यूज लेते हैं, और यूज लेते हैं जिस कारण से नेचर में क्या है?
बैलेंस रहे, नेचर हमारा एनवायरमेंट क्या रहे, हमारा मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड वेस्टेज टू आवर एनवायरमेंट। क्या होगा अगर हम वेस्ट मटेरियल को अगर हम एनवायरमेंट में ऐड कर दें, एनवायरमेंट में फेंक दें, एनवायरमेंट में कुछ भी करेंगे, एनवायरमेंट में अगर वेस्ट मटेरियल को अगर क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा। अगर हमें अपना वेस्ट मटेरियल को जो हम लोग घरों में जनरेट होता है या फैक्ट्री में जनरेट होता है या कहीं भी जनरेट होता है, उसको अगर हम एनवायरमेंट में ऐड कर देते हैं तो एनवायरमेंट पर उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसमें बताया गया है इस टॉपिक में कि वेस्टेज जो हम लोग जनरेट करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा क्या होता है? जो वेस्ट जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर दे, तोड़ दे सिंपलर सब्सटेंसेस में। जिस वेस्ट मटेरियल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर दे, डिग्रेड कर दे सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और वैसा वेस्ट मटेरियल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड ना कर सके, तोड़ नहीं सके, उसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बताओ, जैसे प्लास्टिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या डिग्रेड कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। तो प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर मैं बात करूं पेपर, ठीक है, अगर हम बात करें वेजिटेबल पिल्स, जो हम लोग जो वेजिटेबल जो बनाते हैं, सब्जी का छिलका जो होता है वो क्या है हमारा? बायोडिग्रेडेबल। उसको आप एनवायरमेंट में फेंक दीजिएगा, देखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो वो किसमें आ जाएगा? बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक क्या है हमारा? देखो सिंपल भाषा में बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हम वैसे वेस्टेज को बोलते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दे, तोड़ दे या ब्रेक कर दे या डिग्रेड कर दे। और जिनको नहीं तोड़ पाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोल देंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सी द डेफिनेशन हियर नाउ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेज। पहला क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल। दोज वेस्टेज व्हिच कैन बी ब्रोकन, किसके एक्शन से? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, इनटू किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? पेपर, क्लॉथ, वुड, ड्राई लीफ, वेस्ट फूड मटेरियल जो हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना बर्बाद हो जाता है, वेस्ट वेजिटेबल, काउ डंग, ये सब किसमें आ जाएगा हमारा? किसमें आएगा? बायोडिग्रेडेबल। मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और ध्यान रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो भी है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरनाक नहीं है, वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल टुकड़ों में क्या कर देता है, उनको तोड़ देता है, और फिर वो सारे टुकड़े हमारे सॉइल में मिल जाते हैं, जो कि फिर से एज ए न्यूट्रिएंट प्लांट उसको क्या कर लेता है? इस्तेमाल कर लेता है। तो क्या ये हार्मफुल है? हार्मफुल नहीं है। कौन वेस्टेज हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल। अब मैं क्या बात करने जा रहा हूं, किसका? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। दोज वेस्टेज व्हिच कांट बी ब्रोकन डाउन, इसको हम ब्रोक नहीं कर सकते हैं किसमें? सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? पेस्टिसाइड्स, डीडीटी का छिड़काव करते हैं ना इंसेक्ट को मारने के लिए। पहले मॉस्किटोज को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया गया था। फिर इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को खत्म करने के लिए जो केमिकल्स का छिड़काव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड्स। प्लास्टिक बैग, ग्लास, पॉलिथीन, एल्यूमिनियम, जो भी मेटल्स है, मरकरी, ये सब क्या है हमारा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। कोई दिक्कत यहां पर? इकोसिस्टम क्या होता है? अब क्या देखना है हमको? अब क्या देखना है? इकोसिस्टम क्या होता है समझिए। सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग टू डू समथिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। चलिए, सिस्टम जैसे कंप्यूटर का सिस्टम होता है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सबको जोड़ दिए तो क्या बन गया है? सिस्टम। और वो एक सब मिलकर के एक पार्टिकुलर टास्क को काम करता है। वैसे इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम हम वैसे एरिया को बोलते हैं, वैसे जगह को बोलते हैं जहां पे फिजिकल कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आपस में क्या करें? इंटरेक्ट करें। तो उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम। वैसा जगह जहां पे फिजिकल कंपोनेंट मतलब जिनके पास लाइफ नहीं है और बायोटिक कंपोनेंट जिनके पास लाइफ है, दोनों आपस में क्या करें? इंटरेक्ट करें, दोनों आपस में डिपेंडेंट हो ताकि नेचर में क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे। तो उस जगह को अपन क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम। हम लोग अभी कहां पे हैं? इकोसिस्टम में। क्यों इकोसिस्टम है? बिकॉज हम लोग कौन से कंपोनेंट है इसमें? बायोटिक, बिकॉज हम लोग के पास लाइफ है ना। और बेंच, टेबल, डेस्क, अभी इसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो आप? बिना अभी टेबल बेंच के तो वहां पे पढ़ लेते क्या? अभी आप बोल दे कि हम पढ़ नहीं करें, घटिया कोचिंग है, वहां तो वैसे ही बैठा दिया जाता है कुर्सी पे।
घर में अगर आपके पास कुर्सी नहीं रहेगा, बाबूजी बोलेगा हम पढ़वे नहीं करेंगे, हम कुर्सी लाइए तब पढ़ेंगे। तो हम किस पे डिपेंडेंट है, बायोटिक पे कि नॉन बायोटिक पे? नॉन बायोटिक क्या बोलते हैं, फिजिकल कंपोनेंट, या क्या बोलते हैं, ए बायोटिक। यानी हम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम जो जिसके पास लाइफ है, ये जिसके पास लाइफ, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी नेचर में क्या बना हुआ है, बैलेंस। अगर मान लो पानी की मैं बात करता हूँ, पानी क्या है, फिजिकल कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट? लाइफ नहीं है उसके पास, लेकिन क्या हम लोग उस पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? बिना उसके जिंदा रह जाइएगा? तो हम लोग एज ए बायोटिक कंपोनेंट वी आर इंटरेक्टिंग विथ व्हाट, फिजिकल कंपोनेंट, सो दैट वी कुड या वी कैन एग्जिस्ट इन नेचर। हम लोग नेचर में क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसा सर्टेन एरिया, वैसा जगह जहां पे फिजिकल कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या करे, इंटरेक्शन करे, ताकि नेचर में क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो हम उस जगह पे जहां पे सबको इंटरेक्शन चल रहा है, उस जगह को क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। जैसे हम लोग अभी जहां पे हैं, इस इकोसिस्टम को बोलते हैं ग्रासलैंड। क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड। क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड है ये, ठीक है, जिसको हम लोग काट कूट के क्या बनाए हुए, बिल्डिंग बुल्डिंग खड़ा कर दिए है कि नहीं। अगर आप लोग एक्वेरियम देखे हो, एक्वेरियम, एक्वेरियम में देखना हम लोग क्या, कैसा एक्वेरियम, मैनमेड है या नेचुरल था वो हमने बना रखा है वैसा एनवायरमेंट, है ना, ताकि मछली क्या है, मछली जिसके पास लाइफ है। अब वो जो पेड़ पौधा पत्थर उत्थर डाल देते हैं, पानी उनी कौन चाहिए, वो कौन सा कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट। तो एक जिसके पास लाइफ है और एक फिजिकल कंपोनेंट, दोनों में क्या करा रहा है, इंटरेक्शन करा रहा है, ताकि वहां पे एक जगह बनती है उसको एक्वेरियम। तो वो एक्वेरियम क्या कहलाएगा, एक्वेरियम एक जगह है जहां पे फिजिकल कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो एक्वेरियम क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। अब क्योंकि वो एक्वेरियम जो है इकोसिस्टम मैन ने बनाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनमेड इकोसिस्टम, या क्या बोलेंगे उसको, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो देखो इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक क्या होता है, मैनमेड। तो नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं आपको हम, डेजर्ट। डेजर्ट कौन है, नेचुरल की मैनमेड? नेचुरल। ग्रासलैंड, नेचुरल की मैनमेड। ओशन, एक्वेरियम, ठीक है। गार्डन, अब बोलोगे गार्डन सर इकोसिस्टम कैसे हो गया? तो अगर आप गार्डन बनाओगे, देखना वहां पे इंसेक्ट खुद ब खुद आ जाएगा। वहां पे आपका देखना छोटा छोटा जो आपको जो जानवर होता है वो भी आ जाएगा आपको वहां पे। होता है, आता है नहीं आता है? चूहा हुआ सब अपने घूमना शुरू कर देगा वहां, है ना, चील कौवा आना शुरू कर देगा वहां पहले ही। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है? तो बताइए गार्डन कौन सा इकोसिस्टम है, नेचुरल या मैनमेड? क्या होगा, मैनमेड। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे इकोसिस्टम का डेफिनेशन देखते हैं, देखिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सर्टेन एरिया, मतलब एक सर्टेन एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कौन, फिजिकल कंपोनेंट उस एरिया में, दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और जिस जगह पे इंटरेक्ट करते हैं उस जगह को हमने क्या बोलते हैं, बनाते हैं, वो क्या, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सर्टेन एरिया एंड द फिजिकल कंपोनेंट इन दैट एरिया which are interacting with each other forms an ecosystem। बोले क्लियर है? अब आप पता है, आपने चारों ओर देखोगे ना, तो मैंने फिर बोल रहा हूं, आपको दो ही तरह के कंपोनेंट दिखेंगे, एक जिनके पास लाइफ नहीं है और एक जिनके पास क्या है, और दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। मतलब इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं कि प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, इस्तेमाल कर रहे हैं वो। उनके बदौलत अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग का एक्सिस्टेंस भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। जरा सोचो, सनलाइट के बिना उड़ा सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। हम लोग क्या बिना एयर के रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। एयर क्या है, फिजिकल की बायोटिक, फिजिकल। दैट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट होगा जिनके पास लाइफ है, उनको फिजिकल कंपोनेंट से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, और इंटरेक्ट करेंगे तभी जाके नेचर में क्या बनेगा, बैलेंस बनेगा। और जितना जिस एरिया में वो इंटरेक्शन चल रहा होगा ना, उस एरिया को हमने क्या बोल दिया, इकोसिस्टम। क्लियर है? चलो आगे अगला टॉपिक देखो, इकोसिस्टम क्या क्या है हमारे पास। इकोसिस्टम के टाइप्स, इकोसिस्टम के टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक जो जिनको नेचर ने बनाया है, और दूसरा जिसको किसने बनाया है, हम लोग। जिसको नेचर ने बनाया उसको क्या बोला हमने, नेचुरल इकोसिस्टम, और जिसको मैन ने बनाया उसको क्या बोल दिया, मैनमेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। देखो ये क्या है हमारा, ग्रासलैंड। ये क्या है हमारा, ग्रासलैंड है, ये एक इकोसिस्टम हो गया। ये क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी एक सर्टेन एरिया है, जगह है, जहां पे लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों आपस में वहां क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं,
ताकि वहां पे एक बैलेंस बना रहे नेचर में। तो फॉरेस्ट भी क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। क्या डेजर्ट में लाइफ नहीं होता है क्या? डेजर्ट में जानवर नहीं रहता है क्या? डेजर्ट में ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं क्या? रहते नहीं रहते हैं। तो डेजर्ट भी एक सर्टेन एरिया है जहां पे आपका लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। तो डेजर्ट को भी हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। हमने बनाया है कि नेचर ने बनाया है? तो कौन सा इकोसिस्टम है होगा? नेचुरल। एग्जांपल याद रखिएगा। फिर आ जाओ, अब आता है एक्वेटिक में नेचुरल। ओशन क्या है हमारा? नेचुरल या मैन मेड। उसमें भी मछली उछली के पास लाइफ है कि नहीं है? और पानी उन्हीं के पास लाइफ होता है क्या? तो क्या देख रहे हो? लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इस पानी वाले एरिया में, ओशन वाले एरिया में क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। फिर आ जाओ लेक, झील। झील भी नेचुरल लेक्स भी होता है। झील समझते हो ना? लेक, डल लेक सुने हो? कश्मीर में झील सब है, एक से एक जबरदस्त जबरदस्त झील सब है। वो सब क्या हमने बनाया है? किसने बनाया है? नेचर ने। तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल इकोसिस्टम। अब आ जाओ आर्टिफिशियल में। क्या है? एक्वेरियम। एक्वेरियम किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया, मैन ने बनाया है। तो एक्वेरियम कौन सा इकोसिस्टम हो जाएगा? क्या होगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड, जो हम लोग खेती उती करते हैं जहां पे, वो भी इकोसिस्टम है कि नहीं? बताइए पहले। आप एक ना क्रॉप उगाओगे ना, तो वहां अपने आप कीड़ा पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? सबका भेड़ बकरी को छोड़ दीजिए, आप चढ़ जाएगा जाकर तुरंत। होता है नहीं होता है? तो अपने आप कौन सी बना दिया वो इकोसिस्टम। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कौन सी से बनता है? वही हो गया कौन सी हो गया कंपोनेंट। अब आप बताओ इकोसिस्टम कौन सी से बनता है? बताइए। एगो जिसके पास लाइफ है, एगो जिसके पास लाइफ, जिसके पास लाइफ है बन गया कौन सी? बायोटिक। दो कंपोनेंट से बनता है। एक होता है जिसके पास लाइफ है, एक जिसके पास लाइफ नहीं है। जिसके पास लाइफ है उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। और जिसके पास लाइफ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? तो इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोस कंपोनेंट्स व्हिच कंटेन्स लाइफ, व्हिच हैव लाइफ। देखो यहाँ देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला क्या होगा? एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंटेन्स कौन? लिविंग थिंग्स। एबायोटिक लगा हुआ है मतलब बायोटिक नहीं है। एग्जांपल में क्या हो गया? रेन, लैंड, बट हम लोग जहां पे हैं अभी, क्या वहां पर रेन नहीं है? आता नहीं है रेन? क्या वहां वाटर नहीं है? क्या वहां लैंड नहीं है? क्या वहां पे एयर नहीं है? क्या सनलाइट नहीं है? है ना ये सब चीज? और ये सबके पास लाइफ है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन जरूरी है कि हम लोग रह सकते? इसलिए तो क्या बोलेंगे हम लोग? अब आ जाओ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंटेन्स क्या? लिविंग ऑर्गेन्स। कौन कौन हो गया? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल, कुत्ता, बिलाई, लायन, सब क्या हो गया? सब किसमें आ जाएगा आपका? बायोटिक में आ जाएगा। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, जिनके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है। किसमें किसमें? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। समझ लीजिए क्या क्या होता है। प्रोड्यूसर हम वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है। प्रोड्यूसर हम वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है। प्रोड्यूसर्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट। क्या सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? ग्रीन प्लांट किसमें आएगा? प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? और दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसी प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है। समझ में आया? अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर का भी कंज्यूमर भी क्या हो जाएगा? गायब। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? कंज्यूमर वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है। बात समझ में आया? जो अपना खाना खुद बनाया उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर हम उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है और जो दूसरों पे क्या रहता है? अपने खाने के लिए आश्रित रहता है, डिपेंडेंट रहता है। उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हु आर डिपेंडेंट और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। हम लोग क्या है? लायन क्या है? डिगर क्या है? सिप क्या है? समझ में आ रहा है? गोट क्या है? उल्फ क्या है? अब आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हम वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो डेड एंड जो कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको क्या करता है? वो डिकम्पोज कर देता है, डिग्रेड कर देता है सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसको क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजर। क्लियर है? नाम है डिकम्पोजर, मतलब जो क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा, तोड़ देगा। चलिए जरा फटाफट डिफाइन करते हैं फटाफट। देखो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर का स्पेलिंग सही है? नहीं है। क्या लगेगा यहाँ? PRODUCER। चल देखिए
दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जांपल में कौन हो जाएगा? ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन algae, सब क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर में आइए, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 1 से। कौन कौन? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और क्या? हर्बीवोरस जो कुंची खाए, प्लांट्स खाए, तो क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो केवल क्या खाए? फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। और ओमनिवोरस जो प्लांट भी खाए और क्या खाए? और एनिमल्स को भी खाए, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स को खाए, उसको भी क्या बोलेंगे? मतलब जो दुमलू खाए उसको क्या बोलेंगे? हम लोग कौन सी है? चिकन दबाए खाते हैं, आज साग भी दबाए खाते हैं, तो हम लोग घास फूस भी खा रहे हैं और एक तरह हम क्या खा रहे हैं? दूसरे एनिमल क्या खा रहे हैं? फ्लेश भी खा रहे हैं, है कि नहीं है? तो हम लोग कौन सी में आ जाएंगे? लेकिन अगर मैं लायन की बात करूं, लायन किस में आएगा? कार्निवोरस। अगर डिगर की बात करूं, गोट की बात करूं, कोई दिक्कत नहीं। डिकम्पोजर, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड कहां से? डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो मरे हुए प्लांट और एनिमल से अपने खाना को ऑब्टेन करे उसको हम क्या बोलते हैं? और जनरली डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं? वो तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। क्लियर है? और पता है ना, जैसे वो ब्रेक करेगा तो वो फिर क्या बन जाता है? वो किसमें मिल जाता है? सॉइल में, और सॉइल को वो फिर क्या कर देता है? रिवाइव कर देता है वो फिर से, और वो प्लांट उसको इस्तेमाल कर देता है एज ए न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा फूड चेन। क्या है अगला टॉपिक हमारा? फूड चेन। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो बायोस्फीयर है, हमारा जो बायोस्फीयर है, जहां पे आप बोल सकते हो हमारा जो इकोसिस्टम है, वहां पे क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म फिर तीसरे के द्वारा खा लिया जाता है। होता ही नहीं होता है? और इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रहा है? दूसरे एनर्जी में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है, जो उसको खा रहा है। अगर मान लो किसी घास, पहले घास जो है वो अपना खाना बनाया, तो उसके पास क्या स्टोर हो गया? एनर्जी। अब उस घास को डिगर ने खा लिया, तो घास में जो एनर्जी स्टोर था वो किसमें चला गया? अब डिगर को मान लो लायन ने खा लिया, मतलब डिगर के पास जो एनर्जी स्टोर था वो किसी पास चला गया। तो आप क्या देख रहे हो? एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है और दूसरा को कौन खा ले रहा है? तीसरा। इस तरीके से एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, और एक लंबा जो चेन बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्या बोलते हैं? तो इन बायोस्फीयर सम ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, कंज्यूम मतलब है खाना, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, एंड दे आर इन टर्न कंज्यूम बाय अदर्स, और वो फिर किसी और के द्वारा खा लिए जाते हैं। और इस तरीके से, एंड बाय दिस वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। इस तरीके से क्या होता है? ट्रांसफर एनर्जी होता है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? फूड चेन। इन बायोस्फीयर सम ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर इन टर्न कंज्यूम बाय अदर्स। फॉर्मिंग का क्या बनाता है? चेन बनाता है, और उस चेन में क्या ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? जनरली क्या होता है बायोस्फीयर मतलब हमारा इकोसिस्टम में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म खाया, फिर वो किसी और के द्वारा खा लिया गया, इससे क्या बनता है? एक चेन बनता है, और ये चेन बनता है, उस चेन में क्या हो रहा है? एनर्जी का क्या हो रहा है? बार बार ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए उस चेन को हमने क्या नाम दे दिया? फूड चेन। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल, जैसे ग्रास को कौन खाया? डियर। डियर को कौन खाया? लायन। तो आप बताओ, ग्रास के पास जो एनर्जी स्टोर होगा वो किसके पास गया? डियर के पास। अब डियर उसमें से कुछ एनर्जी अपना इस्तेमाल कर लेगा अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ करने के लिए। अब फिर डियर के पास जो एनर्जी स्टोर होगा उसको कौन खाया? लायन। तो उसको किससे लग गया? लायन के पास। तो बताओ, इस तरह से एक चेन बना कि नहीं बना? क्या बना ये? चेन। खाना खाने का चेन बना? नहीं बना? और चेन जो बना, इस मसल में कौन सी का ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी का। इसलिए इस चेन को हम क्या बोलेंगे? फूड चेन। क्या बोलेंगे? जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ ग्रास है, ग्रास को कौन खाया? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक। स्नेक को कौन खाया? तो आप देखो, ग्रास जो है अपना खाना खुद बनाता है, तो ग्रास क्या है? हमारा प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है? अब ग्रास को खाया इंसेक्ट, तो इंसेक्ट दूसरे को ना खाया है, दूसरे पे कंज्यूम कर रहा है, इसलिए प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर में पहला फेज है, इसको क्या बोलेंगे? इसको प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, इंसेक्ट क्या है? कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर। पहला कंज्यूमर हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी कंज्यूमर। अब इंसेक्ट को कौन खाया है? तो ये भी कंज्यूमर है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं रहा, अभी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर।
फिर फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक। तो ये कौन सा कंज्यूमर हो जाएगा? टर्टियरी कंज्यूमर। क्या हो जाएगा? और जो सबसे लास्ट में खाता है उसको क्या बोलते हैं? टॉप लेवल कंज्यूमर या टॉप ऑर्डर कंज्यूमर। तो बताइए ये कौन सी बनाई? फूड चेन। क्या बना? उसमें किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है? किसी का ट्रांसफर हो रहा है? और याद रखिए एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? मतलब एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है। कभी ऐसा हुआ कि ईगल से एनर्जी ट्रांसफर हो जाए ग्रास में? ऐसा हुआ है कि ईगल को स्नेक खा जाए? नहीं। ऐसा हुआ है कि स्नेक को फ्रॉग खा जाए? ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर तो कोई किसी का इज्जत नहीं करेगा। ये खाना जाएगा उसको तो बोलेगा बेटा हम तुम खा लेंगे। तो नेचर में बैलेंस रहेगा। फ्लो ऑफ एनर्जी कौन सी होता है? यूनिडायरेक्शनल। देखिए यहाँ फूड चेन का एग्जांपल देख लीजिए। 3 फूड चेन का एग्जांपल मैंने दिखाया आप लोगों को। ये एक छोटा सा फूड चेन है। इसमें ट्री से जो पेड़ पौधे हैं उसको किसने खाया? डियर ने खाया। डियर किसने खाया? लाया। एक फूड चेन हुआ। फिर दूसरा आ जाओ, बताना इसमें ये फ्लावर क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहलाएगा? फिर ये फिर टॉप ऑर्डर कंज्यूमर। क्लियर है? और पता है इसको, इसका हम एक पिरामिड बनाते हैं इस तरह से, ट्रायंगुलर। याद है? तो उससे बना सकते हैं आपको। फिर ये भी क्या है? प्रोड्यूसर। ये आपको एक्वेटिक लाइफ का दिया गया है कि फ्लावर है, अंदर फूल है, आप मान लो पेड़ उड़ा छोटा सा, इसको कौन खाया? छोटी छोटी मछलियां खाई। स्मॉल फिश फिर कौन खाया? लार्ज फिश। फिर ऊपर में फिर कोई बर्ड आया उसको उठाया खा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद है हमारा ट्रॉफिक लेवल। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रॉफिक लेवल बताने के लिए मैं इसी का फूड चेन का एग्जांपल देता हूं। ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो फूड चेन है इसमें कितने स्टेज हैं? गिनो तक 1 2 3 स्टेज को ही बोलते हैं लेवल। क्या बोलते हैं? देखो जिस जिस जगह पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो गया? लेवल। तो बताओ इसमें कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल। तो हर लेवल पे एनर्जी का क्या हो रहा है ना? द डिफरेंट स्टेजेस एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, देन दैट स्टेज आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल। उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ये जो स्टेज जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो बताओ इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल है? 3। कितने ट्रॉफिक लेवल है? 3 है। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5। क्लियर है? अरे ट्रॉफिक लेवल समझ में आ रहा है? बताइए इसमें पहला वाला फूड चेन में कितना ट्रॉफिक लेवल है? इसमें कितना है? इसमें कितना है? 4। ये ट्रॉफिक लेवल। द वेरियस लेवल्स और स्टेप्स किसमें? फूड चेन में। एट विच, जहां पे ट्रांसफर ऑफ फूड या ट्रांसफर ऑफ क्या हुआ है? एनर्जी हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। जैसे मान लो मैं सिंपल सा एक मैंने फूड चेन का दे रखा है। मान लो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और कौन है? टर्टियरी कंज्यूमर। एक फूड चेन है, इसमें कितने कितने लेवल्स है? इसमें 4। तो प्रोड्यूसर वाले को हम क्या बोल देंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंडरी को क्या बोलेंगे? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और हमारा टर्टियरी को क्या बोल देंगे? 4। इसके बाद जो आता है तो क्या बोल दोगे लास्ट में? टॉप ऑर्डर ट्रॉफिक लेवल। कोई दिक्कत नहीं? ध्यान देखो यहाँ पे फटाफट। ये एक फूड चेन था, मैंने इसमें एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर पिरामिड। इसमें सबसे नीचे आप रखोगे प्रोड्यूसर को। किसको रखोगे? ग्रास को कौन खाया? ग्रास ऑफ इसको कौन खाया? फ्रॉग उसको कौन खाया? स्नेक उसको कौन खाया? हॉक। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या ट्रॉफिक लेवल है? फर्स्ट ये फिर, या फिफ्थ वाले को क्या बोल सकते हैं? टॉप ऑर्डर ट्रॉफिक लेवल। फिर वो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर। ऐसे बना लोगे ना? अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाएगा तो नहीं पूछेगा इससे। अब आता है फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो कैसे कैसे होता है? एनर्जी का फ्लो तो सबसे पहले बताइए, सबसे पहले कौन आया होगा? प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? प्रोड्यूसर में आएगा। प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाता है। तो क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है समझिएगा अच्छे से। इस अर्थ पे सन का जो सन से जो सनलाइट आता है, सोलर एनर्जी, उस पूरे एनर्जी का 1% एनर्जी पूरा प्लांट्स ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना परसेंट? 1%। कौन ऑब्जर्व किया? प्लांट। जिसको क्या वहां ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। और वो सारा का सारा प्रोड्यूसर 1% एनर्जी में से, सनलाइट का एनर्जी में से क्या बना लिया? खाना। ठीक है, क्या बनाया उससे? खाना बनाया। देखो यहाँ पे ग्रीन प्लांट कैप्चर अबाउट कितना परसेंट? 1% ऑफ सोलर एनर्जी जो उसमें पड़ रहा होता है। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फूड एनर्जी में। बाय किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। अब उसके पास एनर्जी स्टोर हो गया।
अब वो कुछ हिस्सा, कुछ एनर्जी का अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करता है। ये प्लांट्स के अंदर भी तो रिएक्शन चल रहे होते हैं, प्लांट का भी तो अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा होता है बहुत सारा। तो उसको करने के लिए उसने क्या कर लिया, कुछ एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। बात समझ में आ रही है? और बाद में कुछ एनर्जी उसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या आता है? स्टोर। देखो यहाँ पे, a part of it is used by plant in performing their metabolic activities and some energy is released as heat in the atmosphere। और when plant, अब उसके बाद जब प्लांट के पास कुछ एनर्जी रिलीज हो गया, कुछ एनर्जी क्या होगा उसके बॉडी में स्टोर हो गया। अब उस प्लांट को कौन खाएगा? हर्बीवोर्स। तो जो केमिकल एनर्जी जो प्लांट में है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? उस एनिमल में चला जाएगा। दीज एनिमल्स फिर उस एनर्जी का क्या करेंगे? अपने बॉडी में इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद कुछ एनर्जी उसमें भी क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होने के बाद क्या होगा? यही प्रोसेस बार बार क्या हो जाएगा? रिपीट होता चला जाएगा। और इस तरीके से क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। एंड फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज फ्लो ऑफ एनर्जी? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी। और फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है? अगर आपको बोल सकता है एग्जाम में फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन, तो क्या करोगे आप? एक फुट से ले लीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे एनर्जी कैसे से ट्रांसफर हो रहा है। फिर बताओगे बट, हम लिखेंगे वहां पे, बट इट इज इम्पॉसिबल दैट हॉक विल बी इटन बाय द कौन? ग्रास। इस तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता है। हम दिखा देंगे वहां पे फुट चेन बना करके, ठीक है। चलो अब आते हैं किस पे? 10% लॉ। 10% लॉ बोलता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कितना परसेंट एनर्जी स्टोर हो जाता है? 10%। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज क्या? स्टोर्ड एट पार्टिकुलर या इच ट्रॉफिक लेवल। और बाकी कहां चला जाता है? लॉस हो जाता है किसमें? एनर्जी ट्रांसफर में या उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। 10% लॉ ये बोलता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे केवल और केवल कितना परसेंट एनर्जी स्टोर होता है? 10%। अगर मैं 100 जूल एनर्जी मेरे पास है तो मेरे बॉडी में कितना एनर्जी रहेगा? 10 जूल। कितना रहेगा? 10 जूल। बाकी 90 जूल मैं अपने बॉडी में खर्च कर दूंगा कहीं ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कौन सा लॉ बोलता है? 10%। मतलब 10% एनर्जी स्टोर होगा, बाकी का बाकी 90% मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी ट्रांसफर में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे देना। यहाँ पे मान लो कि एक फुट चेन है। ये क्या है? आपका फुट चेन है। फुट चेन में देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, पहले ही मैंने बता रखा है। मान लो प्लांट को कौन खाया? ग्रास और फिर कौन खाया? फ्रॉग। इसको कौन खाया? स्नेक। इसमें कौन खाया? हॉक। अब ध्यान दो, मान लो कि प्लांट ने जब खाना बनाया, इसके पास कितना एनर्जी स्टोर है? 1 लाख जूल। कितना है? अब प्लांट 1 लाख जूल में से 90% एनर्जी क्या कर गया? लॉस कर गया। और 10% इसका क्या हो जाएगा? स्टोर होगा। कितना? 1 लाख में से कितना बचेगा? 10% निकाल दोगे तो 10% एक जीरो काट दो, कितना बच गया इसके पास? 10,000। 1 लाख जूल था, सॉरी कितना था ये? 1 लाख जूल था। इसमें से 10% स्टोर हो गया। अब कितना स्टोर हो गया इसके पास? 10,000 जूल अब प्लांट के पास स्टोर है। इसका मतलब प्लांट को कोई भी खाएगा तो उसके पास कितना एनर्जी जाएगा? कितना आएगा? क्योंकि उतना ही स्टोर है उसके पास। अब मान लो जो खाया कौन? तो ग्राम से पास आ कितना आ गया? कितना आ गया इसके पास? 10,000 आ गया। अब उस 10,000 का 90% अपने बॉडी में इस्तेमाल कर लेगा और 10% क्या हो जाएगा इसके बॉडी में? स्टोर हो जाएगा। तो कितना बचा इसके पास? 1,000 जूल बचा। अब इस 1,000 जूल, अब इसको कौन खाया? फ्रॉग। तो 1,000 जूल किसी पास चला गया? फ्रॉग के पास। फिर फ्रॉग उस 1,000 जूल का 90% क्या कर जाएगा? लॉस कर जाएगा अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। और बाकी 10% क्या हो जाएगा? उसका स्टोर होगा। इसका 10% कितना होता है? फ्रॉग। 100 इसके पास स्टोर हो गया। अब मान लो फ्रॉग को जो खाएगा कौन? स्नेक। तो स्नेक के पास कितना गया? 100 जूल। अब इस 100 जूल में से 90% ये लॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10% स्टोर होगा। कितना? 10 जूल। अब इसको कौन खाएगा? हॉक के पास कितना गया? 10 जूल। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हर लेवल पे कितना परसेंट एनर्जी स्टोर हो रहा है। सो दिस लॉ इज नोन एज 10% लॉ। हेंस 10% कैन बी टेकन एज एवरेज लिया गया है, एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फूड दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप या ट्रॉफिक लेवल एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। हर लेवल पे 10% एनर्जी बच रहा है और वही आपका अगले लेवल पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? बोलिए क्लियर है ये चीज? पक्का? तो ये था क्या हमारा
10% लो, ये बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार आया बोर्ड में, बहुत बार आया है 10% लो। बेटा इसको चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अच्छा क्या इसमें एगो फूड चेन है? नहीं सर। हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क ऑफ फूड चेन है। यहाँ पे सब जगह आदमी बैठा हो, सबको फोन से मान लो बात करना है, मान लो ए आदमी है, बी आदमी है, सी आदमी है, डी आदमी है, एफ आदमी है, सब आपस में बदवा रहा है। कभी कभी कॉन्फ्रेंस कॉल देखे हो, यस सर। हम लगा दिए किसी और को, वो किसी और को लगा दिया है ना, फिर वो किसी चौथा को लगा दिया, और क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे सब क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। तो वहां एक वो नेटवर्क है या नेटवर्क का ही नेटवर्क है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेटवर्क का नेटवर्क क्या बोलते हैं, वेव हो गया, वो क्या हो बन गया, जाल बन गया। किसका जाल बन गया, नेटवर्क का। वैसे ही यहाँ पे किसका जाल बन रहा है, फूड चेन का। तो फूड चेन का जाल बना तो क्या बन गया, क्या बोलेंगे इसको, फूड वेव। समझ में आया? जैसे वहां पे बहुत सारा नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, अगर मान लो ए से बात कर रहा हूँ, फिर ए लगा दिया बी को, फिर मैं उससे भी तो कनेक्ट हो गया, फिर वो लगा दिया सी को, तो फिर ए बी से भी कनेक्ट है, हम भी बी से कनेक्टेड है, वो भी बी से कनेक्टेड है, सब कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। तो वहां किसका कनेक्शन हो गया, इंटर कनेक्शन ऑफ क्या, नेटवर्क्स। इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे नेटवर्क को आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, इंटरनेटवर्क, या इंटरनेट बोलते हैं इसको हम लोग। वैसे ही यहाँ है, बहुत सारे फूड चेन के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे फूड चेन के नेटवर्क को बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड वेव। क्या बोलते हैं, और फूड वेव में क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से अधिक फूड चेन में मौजूद रहता है। देख लो यहाँ एक फ्रॉग देख लो, फ्रॉग इस वाले फूड चेन में भी आ रहा है, इस वाले फूड चेन में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलिए ना, बोलिए। इसका डेफिनेशन क्या होगा फूड वेव का, द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ किसका, फूड चेन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड व्हाट, फूड वेव। देखो ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द नेटवर्क ऑफ किसका, वेरियस फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड फूड वेव। नेटवर्क ऑफ क्या है, इसका नेटवर्क, और इसका फूड चेन जो है, फूड चेन का जो नेटवर्क है वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखो यहाँ है कि नहीं है, देखो यहाँ ग्रास, इसको कौन खाया, ग्रास और फिर कौन खाया, फ्रॉग को कौन खाया, ईगल, है ना। फिर देखो यहाँ पे इसी यहाँ से ग्रास ऊपर पे है, अब इसको कौन खा गया, रैट, और रैट को कौन खाया, ईगल। तो आप क्या देख रहे हो कि एक फूड चेन जो है ये दूसरे फूड चेन से भी कनेक्टेड है ना, फिर वो तीसरे से भी कनेक्टेड है ना, और उसमें एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 या 2 से अधिक फूड चेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फूड वेव। तो फूड वेव क्या होता है बताओ, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन which are interconnected such that one organism comes under कितना फूड चेन, more than 2 फूड चेन is called फूड वेव। या ऐसे लिखोगे डेफिनेशन तो क्या हो जाएगा, द नेटवर्क ऑफ किसका, वेरियस फूड चेन्स which are interconnected at various trophic level is called फूड वेव। और फूड वेव में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ऑक्युपाई करता है पोजीशन मोर देन कितना फूड चेन में, 1 फूड चेन, था कि नहीं था। An organism obtain food from different sources and then made ठीक है, हम सीधा भाषा में बोल सकते हैं कि फूड वेव किसका कनेक्शन है, कलेक्शन ऑफ फूड चेन है कि नहीं है, यस सर। अरे बोलिए ना। यस सर। वैसे इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। अरे बोलिए, इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट में क्या होता है, हम बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, इंटरनेट होता है। इंटरनेट, नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। फूड वेव क्या होता है बताइए, द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड, द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स। अच्छा ये बता, नेटवर्क समझ में आता है, जितना लोग जुड़ जाए वो बोलेंगे नेटवर्क। बताओ इसमें कितना लोग जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, तो ये बन गया एक नेटवर्क। 4 लोग जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, 4 लोगों का क्या है, नेटवर्क है ना। किसका नेटवर्क है, फूड चेन का। तो द नेटवर्क ऑफ किसका, फूड चेन। अब लगा दी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ मतलब इंटरकनेक्टेड मतलब क्या, सब आपस में जुड़ा हुआ है, क्या, वेरियस फूड चेन, तो वो क्या बन जाएगा, फूड वेव, है ना। यह बोल सकते हो नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड, सब आपस में क्या है, सब
देखो ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, फिर ऐसे बहुत सारे नेटवर्क है और सब आपस में क्या है इसमें इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कितना वेरियस फूड चेन्स इन विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स आर प्रेजेंट एट वेरियस फूड चेन्स। एक ऑर्गेनिज्म आपका वेरियस फूड चेन पे कनेक्टेड है, इसी को हम क्या बोलेंगे फूड वेब। बोलिए ना, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आया? फूड चेन फूड वेब को हम यही बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि कलेक्शन ऑफ फूड चेन को भी हम क्या बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब में ध्यान रखिएगा कि एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से अधिक फूड चेन में मौजूद रहता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद ये हो गया खत्म। अब टॉपिक क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। खत्म ही कर देते हैं इसको। अब क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में वो चीज इंटर कर जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लांट में कोई केमिकल छिड़काया, ठीक है, और वो केमिकल आया वो प्लांट कटाई हुआ और आया मार्केट में बेचने के लिए। अब वो मार्केट से हम मान लो सागे हुआ, साग खरीदना, मार्केट में साग खरीदते हैं ना, मान लो साग पे कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड छीटा गया उसको, ठीक है। अब वो छीटा गया तो क्या होगा कि उस पे वो केमिकल पड़ा। अब मान लो किसान उसको धोया नहीं, सीधा मार्केट में लेके आ गया, ठीक है, और हम लोग वहां से परचेज कर लिए। तो परचेज किए और आप अपने घर में नौकर रखे वो बनाने के लिए, वो क्या किया, दूर धोएंगे नहीं, सीधे बना देते हैं। मालिक मरे चाहे हमारा कुछ मतलब ना, सीधे बना दिया उसको लेकर। तो वो केमिकल किसके पेट में जाएगा? हम लोग के पेट में जाएगा नहीं जाएगा? और पता है वो केमिकल जब हमारे पेट में जाएगा तो उसका मात्रा भी अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? और जब मात्रा जब बढ़ते चला जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ना, मैग्नीफाई होगा उस बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो केमिकल जो गया है आपकी बॉडी में, वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो देखिएगा ऐसे पढ़ते हैं यहाँ पे। या एक और एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि कोई मतलब पेड़ पौधा रोपा हुआ है खेत में, उस पर इंसेक्टिसाइड डाला गया, बारिश हुआ, वो इंसेक्टिसाइड कहाँ जाएगा, मिट्टी में। पानी के द्वारा बहते हुए कहाँ चला गया, नदी में। नदी में कोई एक्वेटिक लाइफ है, कोई मछली उसको खा लिया। अब उस मछली को खा लिया, उस मछली को मान लो कौन खा लिया, ऊपर से चील कौवा खा गया, आदमी नहीं खाया, मान लो चील कौवा खा गया, तो वो केमिकल क्या चला गया, उस कौवा में चला गया कि नहीं गया। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग को पाया गया था, डीडीटी का छिड़काव हुआ था मॉस्किटो को मारने के लिए, ठीक है। तो देखा गया कि वो डीडीटी पाया गया एक बर्ड में। किसमें पाया गया? छिड़काव कहाँ किया गया था, प्लांट में, मच्छर को मारने के लिए। अब बताइए, छीटा गया कहीं और, मिला किसी और के पेट में। इसी को क्या बोलते हैं। और उसके पे उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या था, उस केमिकल का बढ़ा हुआ था, इंक्रीज था, है ना। यानी केमिकल जब एक फूड में चेन में इंटर करता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं। और ये अनवांटेड है, आप जानते नहीं है आपके अंदर, लेकिन चला गया है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो देखते हैं पढ़ते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन, एक फूड चेन में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हाउ विदाउट नॉलेज, बिना जानकारी के कुछ हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। किसके द्वारा? जैसे हम लोग चिकन खूब दबाए खाते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में गए, मान लो मुजफ्फरपुर का तो बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब पुलड़े का नाम ले लेते हैं, ठीक ठाक है थोड़ा सा, उसी में गए, खूब पुलड़ का हम चिकन खा रहे हैं मान लीजिए, तो भाई बढ़िया चिकन होगा। लेकिन मान लीजिए वो चिकन जहाँ से लेके आया है उसका मुर्गा एकदम बेकार बेकार चीज सब खाया हुआ है, तो उसके बॉडी में जाएगा, तो उसके पेट में भी रहेगा, और उसके स्किन समय भी कुछ ना कुछ केमिकल रहेगा, और उसको कौन खाने जा रहा है, हम लोग। तो वो हम लोग की बॉडी में इंटर करेगा नहीं करेगा, करना ही करना है। तो कैसे इंटर हो गया, बिकॉज ऑफ किसके द्वारा, फूड चेन के द्वारा। और हम लोग तो दबा के खाए, हम लोग तो थोड़ा सा भी दिमाग में आता है कि हम लोग जो खा रहे हैं उसके जो खाया है वही हमारे बॉडी में आ रहा है, तो वही सोचते हैं हम लोग, थोड़ा सा भी नहीं सोचते, हम लोग का दिमाग तो कहीं और रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आर्यन क्या बात है? सामने अच्छा दिख रहेगा तो कौन सोचेगा, वही बात है, ठीक है। वन ऑफ द रीजन, एक कारण ये भी है कि यूज ऑफ क्या, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस। हम लोग जो पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव करते हैं ताकि क्रॉप्स को हम क्या बचा सके डिजीजेस से या इंसेक्ट से। तो ये केमिकल्स कब हमेशा क्या होते हैं, वॉश डाउन हो जाते हैं, किसमें, सॉइल। पानी नहीं पड़ता है ना, बारिश वारिश होती है तो वो केमिकल्स वॉश हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में, और वो वाटर बॉडी में फिर चले जाते हैं, पानी उनी जो मतलब अगल बगल का जो पानी उनी चला गया उसमें, और बाद में वो किसमें इंटर कर जाते हैं, फूड चेन को। किसके फूड चेन में, एक्वेटिक लाइफ में फूड चेन। और एक्वेटिक प्लांट्स
जो होता है वो किसके द्वारा खाली जाता है? फिश के द्वारा। मान लो फूड चेन चला गया, पानी में चला गया, तो पानी किससे टकरा रहा है? प्लांट से। अब उस प्लांट को कौन खाएगा? फिश। फिश खाया। और विच आर फर्दर इटन बाय बर्ड्स एंड हेंस बाय बर्ड्स एंड बाय अदर कंज्यूमर्स हायर अप इन द फूड चेन। मतलब जब फूड चेन में आगे आते हैं उनके द्वारा वो खा लिए जाते हैं। और इस तरीके से केमिकल फूड चेन में एंटर करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. केमिकल फूड चेन में एंटर किया कि नहीं किया, ये बताइए। इस तरीके से जो किया। और देखिएगा ये यही डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसको याद कर लीजिएगा, आता है डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। सीधा पूछेगा डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या? देखो एज द केमिकल, देखो जैसे जैसे केमिकल फूड चेन में पास करते जाता है उसका मात्रा भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। वही लिखा हुआ है एज द केमिकल passes on from one level to the next in the food chain, the concentration मतलब वही मात्रा, amount of the chemical retained by the organism at each level increases, and this is called biological मैग्नीफिकेशन। एग्जाम्पल देखो, वही मच्छर मारने वाला डीडीटी चिकित्सा गया था। This kind of process was observed by Lake Michigan in नॉर्थ अमेरिका में पाया गया था। कहाँ पे? डीडीटी का छिड़काव किया गया था। कहाँ? 1942 में, टू किल द मॉस्किटोज, जो क्या फैला रहा है? मलेरिया। लेकिन 20 साल के बाद इन द अर्ली 60s में 1960 के आसपास ए ड्रामेटिक फॉल इन द नंबर ऑफ पेलिकन्स, मतलब एक बर्ड था उनका, मतलब मरना स्टार्ट हो गया। और बाद में देखा गया उनके पास क्या पाया गया था? उसमें क्या पाया गया? डीडीटी। क्यों मरना स्टार्ट हो गया था? बिकॉज डीडीटी का केमिकल कॉन्सेंट्रेशन उसमें क्या हो गया था? बहुत ज्यादा हो गया। और छिड़काव हमने कहाँ किया था? प्लांट पे। तो ये किसका एग्जाम्पल था? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका ओजोन लेयर और वेस्ट डिस्पोजल। 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, 5 मिनट में, क्योंकि खत्म कर देंगे तो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर क्या होता है समझ लीजिए। हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिस लेयर को ओजोन लेयर नाम से जानते हैं। ओजोन लेयर क्या करता है? तो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब ओजोन लेयर किससे बना हुआ होता है? तो ओजोन लेयर बना हुआ होता है, ओजोन लेयर बना हुआ होता है ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर के। ऑक्सीजन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो O3 में कितना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन थी? 3 एटम। अब बनता कैसे? अच्छा, ओजोन लेयर हम लोग को किस चीज से बचाता है? अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर किस चीज का बना हुआ होता है? तो बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? अब ओजोन लेयर बनता कैसे? होता क्या? देखो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस जो है उस पे जब यूवी रे पड़ता है तो ऑक्सीजन को वो तोड़ देता है। सुनिए ना ध्यान से। हमारे मान लो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में नहीं है, कौन सा गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन गैस। उस पे कौन सा रे पड़ा? यूवी रे। तो वो यूवी रे बहुत खतरनाक होता है, वो ऑक्सीजन का एटम क्या कर देता है? तोड़ देता है। तोड़ेगा तो ऑक्सीजन सेपरेट हो गया एटम्स में, और जैसे ही सेपरेट होता है उसी मोमेंट पे दूसरा ऑक्सीजन भी तैयार रहता है उससे मिलने के लिए, और तुरंत मिलने क्या बना देता है? और उसी टाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका तुरंत क्या बन जाता है? ओजोन लेयर। और उसके बाद यूवी रे अंदर घुस नहीं पाता है। तो ऐसा पूरा हमारे एटमॉस्फेयर में परत जमा हुआ है किसका? ओजोन का। क्लियर है? और O3 को आपका यूवी रे तोड़ नहीं पाता। किसको तोड़ देता है? O2 को, लेकिन O3 को तोड़ नहीं पाता। यही O3 का जो लेयर जमा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन एट द हायर लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ किसका? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन किस मॉलिक्यूल पे? O2 मॉलिक्यूल पे विद ऑक्सीजन। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट सेम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। तोड़ा इसको ऑक्सीजन एटम में। फिर नाउ फ्री ऑक्सीजन एटम, जो फ्री ऑक्सीजन एटम है, कंबाइन जुड़ जाता है किससे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो क्या बनाता है? ओजोन। और ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन का ये रिएक्शन समझ में आया? यहाँ पे कौन सा रे पड़ा है? ऑक्सीजन। देखो O2 पे यूवी पड़ा, बन गया, टूट गया O+O। फिर एक वो जो है आपका O2 से मिलकर क्या बनाती है? क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर? व्हाट इज ओजोन लेयर? क्या है? तो आप बोलते ओजोन लेयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कितना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ये लिख करके अब बताइए क्या कि when UV ray fall on O2, it splits O2 into oxygen atoms, and each oxygen atom then combine with oxygen molecule to form ozone, and by this way ozone layer is formed. अब अगला टॉपिक डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में? तो बस एक ही रीजन है, बस CFC के चलते। CFC में समझिएगा इसको।
CFC का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पास शक्ति होता है कि वो आपको ओजोन लेयर को क्या कर देता है? तोड़ देता है, डिप्लीट कर देता है। तो CFC के प्रोडक्शन से ओजोन लेयर का क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। तो अगर पूछता है गिव वन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो क्या बोल सकते हो? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ CFC। जो कहां पाया जाता है ये CFC? AC में, रेफ्रिजरेटर में, कूलर में, इस समय पाया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो मिटा दे इसको। ठंडा करने वाला जो भी चीज होता है जनरली उसमें क्या पाया जाता है? CFC। देखिएगा यहाँ पे, फटाफट इसको देख लीजिए। हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, देखो यहाँ पे द डिक्रीज इन ओजोन इज ड्यू टू द सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्या? CFCs मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हिच आर वाइडली यूज्ड इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। आग को बुझाने के लिए जो केमिकल्स का प्रयोग करते हैं उसमें भी CFC रहता है आपका। फिर द डिप्लीशन इज ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ओजोन एंड CFC। डिप्लीशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ओजोन का किससे रिएक्शन हो रहा है? CFC से। और इन सब सब्सटेंस में CFC पाया जाता है। एरोजोल, AC, रेफ्रिजरेटर, कूलेंट, मतलब जो डिवाइस क्या करता है? ठंडा करता है। स्टेप्स टेकन टू लिमिट डैमेज टू ओजोन लेयर, ये क्वेश्चन में आता है कि सरकार ने कौन सा स्टेप उठाया है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए? तो हुआ था हम लोग का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत एक संधि साइन हुई थी। उस संधि में ये बताया गया था कि कोई भी कंट्री CFC का प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर लीड्स टू द वेरिएशन। देखो ओजोन लेयर से डैमेज से क्या होता है? रेनफॉल टाइम पे नहीं होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, और ग्लोबल फूड सप्लाई पे भी क्या पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इसको डैमेज को लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए यूनेप मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत एक एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि हम लोग फ्रीज कर दे, बंद कर दे किसका प्रोडक्शन? CFC का प्रोडक्शन। कब? 1986 में। ये एक स्टेप था जो उठाया गया था किसको बैन करने के लिए? CFC के प्रोडक्शन को बैन करने के लिए, ताकि हम किसको प्रोटेक्ट कर सकें? ओजोन लेयर के फॉर्मेशन को। उसके पहले कोई हमने स्टेप नहीं उठाया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इससे एग्जाम पूछता है। अब लास्ट है वेस्ट डिस्पोजल, उसका टॉपिक बस यही पे खत्म कर देते हैं। वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं कैसे? आप बताया ना कि अगर हम वेस्ट को सही ढंग से डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा? पॉल्यूट करेगा। और इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूट करेगा तो हमारे इन्वायरमेंट का जो मात्रा है गैसेस का, उसमें क्या आएगा? अल्टरनेशन आएगा। अगर CO2 का मात्रा बढ़ गया, हार्मफुल गैसेस का मात्रा बढ़ गया इन्वायरमेंट में, तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, उससे तरह तरह की बीमारियां होंगी, वो सारे लाइफ पे क्या करेगा? असर करेगा। इसीलिए वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी है। सही जगह पे डिस्पोजल बहुत जरूरी है ताकि हम लोग के इन्वायरमेंट में ज्यादा असर ना पहुंचे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज आर वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट टू लिव अ हेल्दी लाइफ इन द इन्वायरमेंट। तो वेस्ट डिस्पोजल हम कैसे कैसे करेंगे ताकि हमारे इन्वायरमेंट पर असर ना पड़े? तो क्या क्या तरीका है इसका? उसका मैं डायग्राम्स दिखाता हूँ। व्हाट आर द प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? देख लीजिएगा। क्या है हमारा? लैंडफिल। तो जितने भी गड्ढे वाले एरियाज है वहां पे हम कचरा क्या लेके करेंगे? वहां डाल देंगे, भर देंगे। उसके ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर से सॉइल डाल देंगे। इससे क्या होगा? अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमेगा और उसको क्या कर देगा? वो डिग्रेड कर देगा और वो फिर से कहां मिल जाएगा? लैंड में। कोई दिक्कत? दूसरा तरीका क्या है? इंसिनरेशन। हम एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस में क्या लगा देंगे? एक प्रॉपर जगह पे क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे, जिससे वो फिर से क्या हो जाएगा? हमारा वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर हमारा क्या है? वेस्ट कंपैक्शन। वेस्टेज को बहुत जगह एक जगह क्या कर सकते हैं? हम इकट्ठा करके फिर उसके प्रॉपर हम सिस्टम अप्लाई करके उसको खत्म कर देंगे। फिर एक हमारा क्या है? बायोगैस जनरेशन। जैसे कि जो भी एनिमल वेस्टेज है, कौन सा वेस्टेज है? एनिमल वेस्टेज। उससे हम क्या बना सकते हैं? बायोगैस बना के यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। फिर क्या है हमारे पास? कंपोस्टिंग, खाद बनाना। खाद बनाते नहीं बनाते हैं कंपोस्टिंग मेथड से। फिर क्या है हमारा? वर्मी कंपोस्टिंग। मतलब कुछ मतलब एक कचरा को इकट्ठा कर लिया, उसमें वॉर्म्स लेके छोड़ दिए, जो उसको क्या कर सकेगा? डिग्रेड करेगा, ताकि वो फिर से हमारे सॉइल में मिल जाए, उसको हम फर्दर क्या कर लें? यूटिलाइज कर लें। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? बस आपसे पूछेगा मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और कुछ नहीं। तो खाली नाम लिख देना। क्या? लैंडफिल, इंसिनरेशन, वेस्ट कंपैक्शन, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। बस दो पूछेगा आपसे, इतना सारा दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? और एक और याद रखिएगा, क्या? सीवेज ट्रीटमेंट याद रखिएगा। क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिसाइकलिंग करना। इससे भी हम वेस्ट को क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं? डिस्पोज कर सकते हैं। और 2 मीटर याद रखिएगा। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? जो हम लोग के घरों से जो गंदा पानी निकलता है, मान लो कि हम लोग नहाए धोए और पानी नाली में मिलता है, मिलता नहीं मिलता है कि नहीं है? तो वो सब जो गंदा पानी जो हम लोग घरों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, उसको हम प्रॉपर इंडस्ट्री में भेजे और वहां पे उसमें से जो भी हार्मफुल केमिकल्स उसको क्या कर दे, या जो भी डर्टी मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट है, उसको हम उससे अलग करके फिर से उसको अपने डोमेस्टिक पर्पज क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट।
कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी हमारे पास है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। खत्म हो गया चैप्टर, इतना ही है। क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है ना, इसका तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्हाट डज वेस्ट डिस्पोजल मीन? वेस्ट डिस्पोजल इज द मेथड किस चीज के लिए? टू डिस्ट्रॉय और रिसाइकल अनयूज्ड या अनवांटेड डोमेस्टिक एग्रीकल्चर मेडिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट। वेस्ट डिस्पोजल मतलब क्या? वेस्ट को क्या कर देना? खत्म कर देना, डिस्पोज कर देना। कैसे वेस्टेज को? तो जो इतने तरह के वेस्टेज हो सकते हैं आप समझो। फिर नेम ए फ्यू मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तो ये मेथड्स लिखा हुआ है। सॉलिड वेस्ट को हम डिस्पोज कैसे करते हैं? बाय द मेथड ऑफ जनरली इंसिनरेशन।